चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 4 में सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर 1 ओवरऑल टैक्स की बात कर रहा है और चैप्टर 4 खास तौर पे इनकम टैक्स की बात कर रहा है। इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स यानी इनकम पे टैक्स। अच्छा, ये जो इनकम पर टैक्स लगना है तो इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक? नो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो असूल लिखे हुए हैं उसके मुताबिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स जिस तरह बताया है उस तरह ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब सारी बातें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से करेंगे। चले, ये बताइए कितने पीरियड की इनकम पे टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है 1 साल की इनकम पे टैक्स लगेगा। 1 साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, अगली बात यह है कि वो साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होगा? नहीं, नॉर्मली ये साल 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है और इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। यानी मैं ये जुमला कहूं कि 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो इसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। यस और नो? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म ना हो उसको स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाता है। स्पेशल टैक्स ईयर 30 जून के अलावा किसी और डेट पर खत्म होता है। तो भाई, ये स्पेशल टैक्स ईयर की जरूरत क्यों पेश आती है? बाज लोगों की इनकम का पैटर्न ऐसा होता है कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर के मुताबिक अपनी इनकम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करके प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो फिर कमिश्नर को दरखास्त देके कहते हैं कि भाई हमारा टैक्स ईयर तब्दील कर दो, नॉर्मल से स्पेशल कर दो। तो टैक्स वाले उसकी नीड देखते हैं और उसके मुताबिक उसको नॉर्मल से स्पेशल की तरफ इजाजत दे देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें अगला पहलू ये है, कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके बारे में एफबीआर को खुद ही पहले ही पता है। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके बारे में एफबीआर को पहले ही पता है और एफबीआर ने पहले ही इजाजत दी हुई है। जैसे कि बैंकिंग कंपनीज के लिए टैक्स ईयर होता ही स्पेशल है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। शुगर मैन्युफैक्चरर के लिए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर इज द रेलिवेंट टैक्स ईयर जो स्पेशल टैक्स ईयर है। अच्छा, ये तो पहले ही एफबीआर वालों ने बता दिए। अब कोई और बंदा है, आम शरीफ आदमी है, वो कहते हैं मैंने नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना है या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना है, तो क्या टैक्स वाले उसको इजाजत दे देंगे? जब भी मैं कहता हूँ नॉर्मल टैक्स ईयर, आपके दिमाग में क्या आता है? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो रहा है। और जब भी मैं कहता हूँ स्पेशल टैक्स ईयर, तो आपके दिमाग में क्या आता है? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म। अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाहता है या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? कमिश्नर को दरखास्त देगा। कमिश्नर क्या देखेगा? कंपेलिंग नीड है, क्या वाकई में जरूरत है? और अगर कमिश्नर मुतमईन हो गया तो वो नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत दे देगा। नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत दे देगा कंपेयरिंग नीड को देखते हुए। इफ यस, तो वो इजाजत दे देगा। जब उसने इजाजत दे दिया तो फिर उसकी इजाजत के मुताबिक चेंज टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा। बाज़ औक़ात कमिश्नर को अगर ये लगे कि पहले मैंने इजाजत दे दी थी अब जरूरत नहीं है, या ये लगे कि ये तो इसने तो मुझे उल्लू बना दिया है, तो कमिश्नर इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। और अगर कमिश्नर ना कर दे कि कोई कंपेलिंग नीड नहीं है, चलो भाग जाओ, तो फिर हम किसके पास जा सकते हैं? और बोर्ड का फैसला। तो भाई, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ ये सारी चीजें एज इट इज अप्लाई। सर, क्या ये बात आप समझ गए? यस और नो?
अच्छा जी, हमने आपको 3 बातें बताई। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड 30 जून पे खत्म हो, स्पेशल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड 30 जून पे खत्म ना हो। लेकिन जब आपको कमिश्नर इजाजत दे देगा, आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आएंगे, तो दरमियान में एक पीरियड आएगा, नॉर्मल खत्म होने के बाद का, स्पेशल खत्म होने से पहले का, या स्पेशल खत्म होने के बाद का, नॉर्मल खत्म होने से पहले का। वो जो दरमियानी पीरियड है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये कब से शुरू होकर कब खत्म होता है? नॉर्मल खत्म होने के बाद से स्पेशल शुरू होने से पहले का। यार यही पीरियड है ना। और अगर स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आए थे तो स्पेशल टैक्स ईयर खत्म होने के बाद से नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू होने से पहले, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। और ये दरमियानी पीरियड को कहते हैं, जो ट्रांजिशन के दौरान का पीरियड है। अच्छा जी, अब अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई तो अगली बात यह है कि टैक्स ईयर को डिनोट किससे करते हैं? अगर तो टैक्स ईयर 30 जून नॉर्मल टैक्स ईयर है, या वो टैक्स ईयर जो है वो 30 जून यानी पहले 6 महीने में खत्म हो रहा है, तो उसे उसी नाम से ही डिनोट करते हैं, उसी से ही शो करते हैं। लेकिन अगर टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 7 से 12 के दौरान, तो इसे शो कैसे करते हैं? +1 करके अगले साल से डिनोट करते हैं। यानी अगर आपका टैक्स ईयर 31/12/2021 पर खत्म हुआ है, तो आपने देखा मंथ क्या है? 7 से 12 है, तो टैक्स ईयर इसको किससे डिनोट करेंगे? यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो। और अगर टैक्स ईयर 30/6/2024 है, तो इसे किससे डिनोट करेंगे? तो भाई नॉर्मल तो उसी से ही डिनोट करेंगे। पहले 6 माह के अंदर खत्म हुआ है, उसको भी उसी टैक्स ईयर से ही शो करेंगे, डिनोट करेंगे। लेकिन अगर आखिरी 6 माह में खत्म हुआ है, तो टैक्स ईयर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सर जी, इसके बाद अगली डिस्कशन है टोटल इनकम। सर जी, टोटल इनकम में क्या आता है? हर तरह की इनकम आती है। अब आज आप रिविजन क्लास में बैठे हैं, तो मैं अब आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ। सर, टोटल इनकम में NTR की इनकम आती है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। FTR की इनकम आती है, कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सपोर्ट, डिविडेंड, प्राइज एंड विनिंग, रॉयल्टीज और फी फॉर टेक्निकल सर्विस फॉरेन की। अच्छा जी, उसके बाद सेपरेट ब्लॉक आइटम आती है। सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन सी है? टर्मिनेशन बेनिफिट, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी और डीम्ड इनकम। ये सारी सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं। NTR है, FTR है, इसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम है। चैप्टर 11 में जो पढ़ाई है उसको टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आएगी। टोटल इनकम में से सबसे पहले आप FTR लेस करते हैं, सेपरेट ब्लॉक आइटम लेस करते हैं, एग्जेम्प्ट लेस करते हैं, और फिर उसके बाद डिडक्टेबल। आज तो सारी पिक्चर क्लियर है ना? न्यूमेरिकल भी ऐसे ही करते थे ना सर। डिडक्टेबल अलाउंस में क्या क्या है? ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, और एजुकेशनल एक्सपेंस है। ये लेस करेंगे तो फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी। और टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो टैक्स के काबिल है। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो टैक्स के काबिल है, यानी इस पर स्लैब रेट लगता है। पेज 53 ऑफ माय बुक है, स्लैब रेट अप्लाई होगा तो टैक्सेबल इनकम से क्या निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। बाकी सारी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक हो तो माइनस करने की इजाजत है। वर्कर वेलफेयर फंड अगर 1971 के मुताबिक हो तो माइनस करने की इजाजत है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड 1968 के कानून के मुताबिक हो तो माइनस करने की इजाजत है। एजुकेशनल एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत कब होगी? सर, इसकी शराइत थोड़ी सी गंभीर है। सबसे पहली शर्त क्या है?
इंडिविजुअल हो। दूसरी शर्त क्या है? टैक्सेबल इनकम लेस देन 1.5 मिलियन हो। तो आपको एजुकेशनल एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत होगी। कितना? लोअर ऑफ 5% of total tuition fee, 25% of total taxable income, 60,000 into number of children, whichever is lower. Whichever is lower. सर जी, ये एजुकेशनल एक्सपेंस, ये एजुकेशनल एक्सपेंस, सारी शर्तें, पहली दो शर्तें पूरी हों, यानी इंडिविजुअल भी हो और 15 लाख से कम इनकम हो, तो फिर आप पता चलेगा आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलना है। कितना मिलना है? 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 60 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज। ये लेस करने के बाद फाइनल टैक्सेबल इनकम आती है। अच्छा जी, मैं आपको टैक्सेबल इनकम तक ले आया था, तो इसी के साथ ही कनेक्ट करने लगा हूं टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम के साथ ही कनेक्ट करने लगा हूं टैक्स लायबिलिटी। सर जी, टैक्स लायबिलिटी में 3 स्टेप होते हैं सर। सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना होता है, देखिए सर, ये हेड ऑफ इनकम आ गया, ये डिडक्टेबल अलाउंस है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग करने लगा हूं। सबसे पहले क्या देखना है कौन? टैक्सेबल इनकम किसकी है? क्या इंडिविजुअल की है, एओपी की है, या कंपनी है? दूसरे स्टेप में क्या देखना होता है? ये जो इंडिविजुअल है, ये सैलरीड है या सर कैसे पता चलेगा कोई सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? सर, हर वो बंदा जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मोर देन 75% हो तो उसे सैलरीड समझा जाता है। और अगर 75% पूरी हो या 75% से कम हो तो उसे क्या समझा जाएगा? सर, थर्ड स्टेप में स्लैब रेट देखते हैं। पेज नंबर 53 पर स्लैब रेट्स गिवन है। आप पहले देखा इंडिविजुअल है, सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, ये देखा। तो तीसरे स्टेप पर फिर क्या देखेंगे? स्लैब रेट्स क्या है, और स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। सर, आपको बताता चलूं, अगर एओपी हो तो उस पर भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना नॉन सैलरीड पे लगता है, और अगर कंपनी हो तो उस पर 29% फिक्स टैक्स लगेगा। दो बातें और बताने वाली हैं अभी यहां पर। एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट है हाई अर्नर सरचार्ज का। हर वो बंदा जिसकी इनकम 10 मिलियन, हर वो बंदा जिसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो तो उसकी जितनी लायबिलिटी निकलेगी उसका 10%, जितनी लायबिलिटी निकलेगी उसका 10% मजीद ऐड होगा, जिसे हाई अर्नर सरचार्ज कहा जाता है। यानी जो बंदा अगर साल का करोड़ रुपया कमा रहा है तो वो ज्यादा टैक्स दे। ठीक हो गया। दूसरी अहम बात क्या है? दूसरी अहम बात यह है, अगर एओपी एक प्रोफेशनल फर्म है जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती चूंकि लॉ ने मना किया है, यानी अगर एओपी एक प्रोफेशनल फर्म है जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकती चूंकि लॉ ने मना किया है, तो फिर ऐसी एओपी के लिए क्या लाजमी है? ऐसी एओपी को टैक्स लगेगा। कितना? मैक्सिमम रेट 45% नहीं होगा बल्कि 40% होगा। सर, मैं फिर बोल रहा हूं, वो एओपी जो कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती उसका मैक्सिमम टैक्स रेट 45% नहीं है बल्कि 40% है। सर, ये वाली डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दी, हाई अर्नर सरचार्ज वाली भी, और मैं अब आपको बातें करता करता कहां तक ले आया हूं?
टोटल इनकम से शुरू किया है, टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी तक मैं आपको ले आया हूं सर जी। कुछ डेफिनेशंस थी जो एग्जामिनेबल डेफिनेशन है, उसमें पर्सन की डेफिनेशन एज सच नहीं है, एओपी भी नहीं है, कंपनी की डेफिनेशन भी नहीं है, ट्रस्ट की डेफिनेशन अलबत्ता एग्जामिनेबल डेफिनेशन है। ट्रस्ट क्या है सर? ट्रस्ट में 3 पार्टीज होती हैं, एक ट्रस्टी, एक ओनर ऑफ ट्रस्ट और एक बेनिफिशियरी। अच्छा जनाब, वो कहता है ओनर ऑफ द ट्रस्ट पैसा लगाता है, ट्रस्टी उस इदारे को संभालता है और बेनिफिशियरी इसके फायदे के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि पैकेजेस मॉल समझाने के लिए बता रहा हूं, पैकेजेस मॉल वालों ने नाबीना अफराद के लिए एक इदारा बनाया हुआ, नाबीना अफराद की तालीम के लिए। तो पैकेजेस मॉल वाले पैसा लगाते हैं, ये हो गए ओनर ऑफ द ट्रस्ट। मेजर साहब उस इदारे को कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या हो गए? ट्रस्टी। और बेनिफिशियरी कौन हो गए? वो लोग जिनके फायदे के लिए बनाया, जो ब्लाइंड्स हैं। अच्छा, अगर खुद पैकेजेस मॉल की फैमिली में भी कुछ लोग ब्लाइंड हैं और वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां से फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो ट्रस्ट की डेफिनेशन में कह रहा है, ये तो बेसिकली एक ऑब्लिगेशन है जो एनेक्स्ड है, यानी अटैच्ड है किसके साथ? ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें कॉन्फिडेंस रिपोज इन एक्सेप्टेड बाय या डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय। कौन करता है कॉन्फिडेंस, इत्मीनान कौन करता है? ओनर। किसके फायदे के लिए? दूसरों के बेनिफिशियरी के फायदे के लिए या दूसरों के फायदे के लिए, खुद अपने फायदे के लिए। ये खुद अपना फायदा क्या है? इनकी फैमिली में भी कोई ब्लाइंड है तो उसके फायदे के लिए भी। एंड इंक्लूड अ यूनिट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट की डेफिनेशन ज्यादा एग्जामिनेबल है, ये करवा दी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करता हूं। हर वो इदारा जिसमें 50% लोग, हर वो इदारा जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं तो वो पब्लिक कंपनी होगी। हर वो इदारा जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हैं तो वो भी पब्लिक कंपनी होगी। सर, अगर एक इदारा है जिसके 70% शेयर सिंध गवर्नमेंट के पास है तो वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। एक इदारा है जिसके 65% शेयर ईरानी गवर्नमेंट के पास है तो वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। एक इदारा है जिसके 50% शेयर ऐसी फॉरेन कंपनी के पास है जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। एक इदारा जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर ऐसी फॉरेन कंपनी के पास है जो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है तो इसे पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। सर जी, चौथी बात, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, साल के आखिरी दिन तक जो लिस्टेड रही वो पब्लिक कंपनी होगी। और यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हैं तो उसे भी पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। सर, कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो पब्लिक कंपनी होगी। 50% शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, 50% या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, 50% या उससे ज्यादा ऐसी फॉरेन कंपनी के पास है जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, जो लिस्टेड है ऑन द लास्ट टिल द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर तो वो पब्लिक कंपनी है। और यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक है वो भी पब्लिक कंपनी है। सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी मकसद के तहत बनी हो और वो इंडिविजुअल ना हो, अदर देन इंडिविजुअल। किस मकसद के लिए बनी है? मजहबी, तालीमी, चैरिटेबल,
वेलफेयर फलाह के लिए, बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या एमेच्योर स्पोर्ट की तरक्की के लिए। अगर इन मकासद के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की है किसी ऐसे पर्सन ने जो इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, formed and registered under any law as a non-profit organization approved by the commissioner। सर जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत बनी हो, कमिश्नर ने इसकी मंजूरी दी हो, अप्रूव किया हो, और एसेट का कोई हिस्सा भी प्राइवेट बेनिफिट के लिए अवेलेबल ना हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पहले पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, दूसरा पर्पस क्लियर हो, तीसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर हो, चौथा कमिश्नर से मंजूर हो, पांचवा एसेट्स प्राइवेट बेनिफिट के लिए अवेलेबल ना हो। इसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर टैक्स पेयर कौन है? टैक्स पेयर कौन है? ये वो बंदा है जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, या वो बंदा है जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। सर जी मेरी अपनी इनकम 15 लाख है, मेरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, मैं टैक्स पेयर हूं। मेरी इनकम तो 2 लाख है, लेकिन मेरे दादाबू की इनकम 35 लाख है जिनका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो भी मुझे टैक्स पेयर समझा जाएगा। जो बंदा टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करता है उसको भी टैक्स पेयर समझा जाएगा। अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न, वो बंदा जिसके लिए रिटर्न जमा करानी जरूरी है, उसे भी टैक्स पेयर समझा जाएगा। अब चैप्टर नंबर 14 में आपने पूरी लिस्ट पढ़ी थी किन किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है। टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है? सर एक कॉन्सेप्ट जो बच्चे जिन्होंने नहीं पता उनको समझाने के लिए, सर जी एसबीआई मेरी सैलरी लेट से 1 लाख रुपए, एसबीआई वाले जो सैलरी मुझे देते हैं तो 10,000 रुपए टैक्स काट के देते हैं, तो मुझे कितने पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं? 90,000 रुपए। 10,000 का टैक्स कटता है, तो इसको कहेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स। जब मैंने पैसे वसूल करने थे और टैक्स कट के मिला, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स। और जब मैंने जैज का लोड करवाना होता है तो मैं 100 रुपए जैज वालों को देता हूं, लेकिन वो मेरे बैलेंस जो है मुझे 86 का भेजते हैं। ये जो 14 रुपए जैज वाले टैक्स काट कर टैक्स कलेक्ट करते हैं मुझसे, ये जो 14 रुपए मैं जैज वालों को पे करता हूं, ये मुझसे क्या करते हैं? टैक्स कलेक्ट करते हैं। यानी मुझसे 100 रुपए लेते हैं और मुझे चीज 86 की देते हैं। ये 14 रुपए क्या है? इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। यानी जब मैं किसी चीज को खरीदने के लिए पेमेंट करूं और टैक्स की अमाउंट भी उसके साथ पे करूं, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। या दूसरे नंबर पे जब मैं कोई चीज वसूल करूं और टैक्स कट के मुझे मिले, इसको क्या कहते हैं? डिडक्शन ऑफ टैक्स। मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मेरे अकाउंट में पैसे टैक्स कट के आते हैं, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। मैं बिल जमा कराता हूं तो टैक्स के पैसे शामिल करके फिर बिल जमा कराता हूं, इसको कहते हैं वो बंदा टैक्स कलेक्ट कर रहा है। सर जी कलेक्शन ऑफ टैक्स और डिडक्शन ऑफ टैक्स वाली बात भी मैंने कर दी, और डेफिनेशन में एक और सिग्निफिकेंट डेफिनेशन है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? काम करने का पक्का ठिकाना। वो मेरा ऑफिस हो सकता है, मेरी फैक्ट्री हो सकती है, मेरा गोदाम हो सकता है, मेरी प्रेमिसेस हो सकते हैं, मेरी वर्कशॉप हो सकती है, मेरी ब्रांच हो सकती है, कोई भी जगह, वेयर हाउस हो सकता है, कोई भी जगह जहां पर मैं परमानेंटली काम कर रहा हूं, जो मेरा पक्का ठिकाना है, उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। हाँ, लाइजॉन ऑफिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। अगर वो
परचेज के लिए बना हुआ हो। लेकिन अगर लाइजन ऑफिस सेल के लिए बना हुआ है तो वो भी मेरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। जैसे मिसाल के तौर पे डीगो के नाम से एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, उनको लेदर खरीदना होता है पाकिस्तान से, तो उन्होंने पाकिस्तान में एक ऑफिस बनाया जहां से वो लेदर खरीदते हैं। इसके अलावा ना डीगो के नाम से कोई स्पोर्ट पाकिस्तान में आती है और ना पाकिस्तान में बिकती है। उन्होंने यहां पर सिर्फ एक लाइजन ऑफिस खोला है लेदर खरीदने के लिए, तो डीगो को पाकिस्तान की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा। सर अगर माइन ऑयल और गैस वेल में काम कर रहे हैं तो इसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। अगर पाकिस्तान की वेबसाइट है draz.pk, वहां पर आप माल बेच रहे हैं, इसे आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन या कोई इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी हो रही है और आप एक साल में 90 दिन से ज्यादा वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इसे भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और अपना दफ्तर बनाया हुआ है, इसे भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। चाहे आप खुद सर्विसेज दे रहे हैं या चाहे एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं या चाहे किसी दूसरी पार्टी से काम करवा के सर्विसेज दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा के सर्विस दे रहे हैं, उसे सर्विस माना जाएगा। एजेंट दो तरह के होते हैं, वो दोनों परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एक एजेंट तो वो है जो क्या कर रहा है बाजार से, एक एजेंट तो वो है जो कि अपने बिहाफ पर आपका एजेंट है। यानी मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कहता हूँ KFC पाकिस्तान है, ये असल में किसका एजेंट है? KFC इंटरनेशनल का। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है KFC पाकिस्तान अपने नाम से करता है। इवन KFC पाकिस्तान वालों ने KFC फैसलाबाद को आगे बेच दिया हुआ है। ये क्या है? ये राइट है उनके पास कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये इसको भी उस KFC की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। और एक ऐसा इदारा है जो कुछ भी नहीं करता, एजेंट है, वो करता क्या है? सिर्फ माल अपने पास स्टॉक करता है और बेचता रहता है, कोई तब्दीली नहीं करता। इसको भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझा जाएगा। एक केस में अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज, अपने तौर पे अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करना और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और राइट ऑफ प्रॉपर्टी या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दूसरे नाम पे गुड्स मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स के स्टॉक को मेंटेन करना ताकि डिलीवर किया जाए। ये दोनों तरह के एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। एक बंदा जिसको आपने काम करने के लिए जगह दी, हमने कैंटीन वाले को जगह दी, कैंटीन वाले ने यहाँ पर कॉफ़ी मशीन इंस्टॉल करवा ली है बड़ी और उससे पैसे भी कमा रहा है, तो ये कैंटीन वाले की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। कोई भी बंदा जो किसी जगह पर बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। वो खुद कर रहा है या उसका कोई एसोसिएट कर रहा है, उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। और वो कहते हैं अगर आप कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन परफॉर्म करें, एक बंदे ने जूस बनाने का प्लांट तो लगाया हुआ है, उसके साथ उसने एक छोटी सी जगह और लेकर ना वहाँ पर बोतलें भी बनाने का प्लान लगा लिया, तो ये जो बोतलें बनाने का प्लान लगाया जिसमें जूस पैक होगा, ये भी क्या है? ये भी उस बंदे की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पक्का ठिकाना जहां पर काम किया जाए। सर अच्छा जनाब, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाली सारी बातें मैंने आपके साथ की डेफिनेशन जो एग्जामिनेबल हैं वो डिस्कस कर ली, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे चलता हूँ, अगली जो कॉन्सेप्ट है वो है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का पहला सवाल तो यह है कि सर ये हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का चक्कर क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब है रेजिडेंट वो होता है जो पाकिस्तान, रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी, जो पाकिस्तान में रहता हो
वो पैसा पाकिस्तान से कमाए या बाहर से कमाए, वो चूंकि पाकिस्तान के रिहायशी है, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। और जो इनकम पाकिस्तान से कमाई जाए, चाहे वो रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। तो एक नतीजा निकाल लिया, हर वो बंदा जो नॉन रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम, हर वो बंदा जो नॉन रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, जो बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम, वो जो बंदा नॉन रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, वो टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं है, उसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। आगे चलो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा कोई बंदा रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है? तो इसका जवाब है, इसके 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से पढ़ना। हर वो बंदा जो सरकारी मुलाजिम है वो रेजिडेंट। अच्छा, एक चीज और रह गई है, पहले वो बता दूं, रेजिडेंट होना स्टेटस है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। हर साल देखा जाता है ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट होना स्टेटस है, नेशनैलिटी परमानेंट है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान है पाकिस्तानी है या नहीं, लेकिन रेजिडेंट होना स्टेटस है और हमें हर साल देखना पड़ता है कि ये बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। जी, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी मुलाजिम हमेशा रेजिडेंट होता है। हाँ, अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो देखना पड़ेगा पाकिस्तान में स्टे कितना है। अगर उसका स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। और अगर उसका स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज़्यादा नहीं है तो मज़ीद देखना पड़ेगा कि क्या वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री है, क्या उसका स्टे इन अदर कंट्री 182 डेज से ज़्यादा नहीं है। यानी अगर ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का सिटीजन तो है लेकिन दूसरे किसी मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, दूसरे किसी मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। और अगर ये भी ना हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो सर अगर आप इस स्केच को अपने ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह दिक्कत ना नहीं आएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाली स्लाइड्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है? तो क्या कहते हैं, चूँकि मैं आपको उतना टाइम नहीं दे सकता कि आप इसको तसल्ली से नोट करें, उसका आसान सी बात यह कि ये वाली स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। सर जी, अब ये सारा पढ़ने के बाद एक नतीजा आपने निकाला और वो नतीजा ये है कि भाई डेज बड़े क्रूशल हैं। आप सोचें ना, 183 डेज पे एक बंदा है जिसकी दुबई की और इंग्लैंड की भी सारी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, और 182 डेज पे सिर्फ पाकिस्तान की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान और बाहर की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं। इसका मतलब है एक एक दिन बहुत क्रूशल है। पता कैसे चलेगा कौन सा दिन शामिल करना और कौन सा नहीं करना? तो इसका जवाब है हर दिन शामिल करना। छुट्टी है, बुखार है, सो गया है, जाग गया है, 14 अगस्त है, हड़ताल है, घूमने गया हुआ था, पाकिस्तान में सांस लिया है ना, बस वो वाला दिन काउंट कब होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन, अगर आपने इन ट्रांजिट में थे, अगर आप इन ट्रांजिट में थे, यानी एक बंदा जिसने शारजा से वाया लाहौर यूके जा रहा था, ये जो लाहौर में आया है उस चंद घंटों के लिए इन ट्रांजिट में आया है, ये वाले डे काउंट नहीं होगा। शर्त क्या है, इन ट्रांजिट हो
दूसरी शर्त क्या है, बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान हो। अब जरा केस नंबर 2 देखो, ये बंदा लाहौर से कराची गया और कराची से यूके गया है, क्या ये वाला टाइम काउंट होगा? सर ये वाला डे काउंट होगा। क्यों? ये इन ट्रांजिट नहीं सर, मसला ये है कि यहां पर 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं। तो भाई जहां पर 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान हो वो वाला डे काउंट नहीं होगा। जहां पर 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान ना हो वो वाला दिन काउंट। आगे चलते हैं सर। रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट कंपनी सर इंडिविजुअल के बारे में रेजिडेंट है या नहीं है बड़ी डिटेल में बताया। अब है रेजिडेंट कंपनी, क्या ये बंदा रेजिडेंट है? तो इसका जवाब है, क्या ये कंपनी रेजिडेंट है? तो हर वो कंपनी जो के प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट हो वो रेजिडेंट है। हर वो कंपनी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बने वो रेजिडेंट है। 2 बातें तो आसान है। तीसरी बात, हर वो कंपनी जिसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट सारी की सारी पाकिस्तान में हो। हर वो कंपनी जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर हो? होली इन पाकिस्तान हो, तो वो क्या होगी? रेजिडेंट होगी। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद हेड ऑफिस भी होता है सर। बाज़ औक़ात वो सिर्फ हेड ऑफिस लिख देता है तो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो सिचुएट होनी चाहिए कहां पर? होली इन पाकिस्तान। क्या पूरा साल? नहीं, एट एनी टाइम, चाहे कुछ दिन भी हो सकता। और रेजिडेंट एओबी की बात करें तो यही वाली लाइन रिपीट हो रही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली। बस यहां पर था होली और यहां पे क्या था? होली और पार्टली। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन ईयर। तो सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर ये रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी आपके साथ डिस्कस हो गया, रेजिडेंट का सारा टॉपिक भी डिस्कस हो गया सर। अब अगला एरिया आ गया टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम, रिजीम किसको कहते हैं? निजाम को। सर जी एक होती है नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक होती है फाइनल टैक्स रिजीम, एक होती है मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम तो हम चैप्टर 7-8 के बाद करेंगे। अभी हम बात करने लगे हैं बेसिकली नॉर्मल टैक्स रिजीम की। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, फिर टोटल इनकम होता है, फिर डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है, फिर टैक्सेबल इनकम आती है। दिस इज नॉर्मल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम क्या होता है? यार ये बड़ा ही अजीब सा इसने मामला कर दिया। हाँ, फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम का मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये टेबल बना हुआ, इससे बहुत अच्छा समझ आ पाएगा। एसबीआई के आगे मैं खड़ा हो जाता हूँ और ये वाली बात मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम में से खर्चा माइनस होता है, फाइनल टैक्स में नहीं होता। नॉर्मल टैक्स रिजीम हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है, फाइनल टैक्स नहीं होता। नॉर्मल टैक्स रिजीम टोटल इनकम में शामिल होता है, फाइनल टैक्स होता है। सिर्फ ये फर्क है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम भी टोटल इनकम में शामिल होता है और फाइनल टैक्स रिजीम के मुताबिक जो इनकम है वो भी टोटल इनकम में शामिल होती है। इसके अलावा जहां जहां नॉर्मल टैक्स रिजीम यस कहती है वहां वहां फाइनल टैक्स रिजीम नो कहती है। सर डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है एनटीआर में से, एफटीआर में से लेस। टैक्सेबल इनकम, एनटीआर इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल होती है लेकिन एफटीआर इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। एनटीआर इनकम पेज 53 स्लैब रेट अप्लाई होता है, एफटीआर में वो स्लैब रेट अप्लाई। एनटीआर में टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस होता है, एफटीआर में टैक्स लायबिलिटी से टैक्स क्रेडिट लेस।
सबसे अहम बात, एफटीआर में टैक्स कट के मिलता है, एफटीआर में टैक्स कट के मिलता है, एनटीआर में टैक्स कट कर जरूरी नहीं है टैक्स कट के मिले। एफटीआर में जरूरी है कि टैक्स कट के मिले, लेकिन एनटीआर में जरूरी नहीं है टैक्स कट के मिले। अगली बात भी सुन लो, एफटीआर में जरूरी है कि टैक्स कट के मिले, एनटीआर में जरूरी नहीं है कि टैक्स कट के मिले। अगर आपने इनकम वसूल की और आपको टैक्स कट के मिला तो जरूरी नहीं है वो एफटीआर हो, वो एनटीआर भी हो सकता है। हाँ याद रखना, एफटीआर के तहत जो टैक्स कटेगा, एफटीआर के जो तहत जो टैक्स कटेगा वो नॉन एडजस्टेबल टैक्स होगा, यानी उसका कोई रिफंड। एनटीआर के तहत जो टैक्स कटेगा वो एडजस्टेबल होगा और उसका रिफंड मिल जाएगा। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। एफटीआर के तहत आपको इनकम मिली, मुझे सैलरी मिली, सैलरी 1 लाख रुपए सैलरी मेरी ताजा, टैक्स कटा, सर क्या ये सैलरी एफटीआर है? नो, एनटीआर है। तो जो टैक्स कटा है वो क्या है? एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का क्या मतलब होता है? रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल सकता है। लेकिन एफटीआर के केस में जो टैक्स कटेगा वो एडजस्टेबल, यानी कोई रिफंड नहीं मिलेगा। सर ये बातें मैंने उर्दू में लिखी हुई हैं सारी, खर्चा लेस नहीं होता और नॉन, भाई देखिएगा जरा पढ़ा जा रहा है, और लॉस एडजस्ट नहीं होता, डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस नहीं होता। एफटीआर इनकम पर टैक्स कट के मिलता है, जो टैक्स कट गया वो नॉन एडजस्टेबल और फाइनल टैक्स है। फाइनल टैक्स का मतलब है कि मजीद कोई टैक्स नहीं लगना। एफटीआर इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होती है लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स नहीं लगता। टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी में से लेस नहीं होता। नॉन एडजस्टेबल टैक्स यानी जिस पर रिफंड। ये सारी बातें मैंने आसान उर्दू में भी लिख दी हैं। उर्दू आसान है लेकिन तस्वीर थोड़ी सी ब्लर है, इसको आप देखेंगे तो आप पिक कर लेंगे। अलबत्ता मैं चाहता हूँ मैं एक बार ये सारी बात आपको एक अंदाज से समझाऊं, और वो ये है कि डिविडेंड इनकम एफटीआर इनकम होती है। डिविडेंड इनकम में से कोई खर्चा माइनस नहीं होता। टैक्स आपको 100 रुपए का डिविडेंड था, आपको 15 रुपए का टैक्स कटने के बाद 85 मिलता है, तो डिविडेंड इनकम आपको टैक्स कटने के बाद मिलता है। जो टैक्स अब इस 85 पे मजीद कोई टैक्स नहीं लगना, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है, नॉन एडजस्टेबल टैक्स है, और कोई टैक्स क्रेडिट भी मजीद, कोई टैक्स क्रेडिट भी टैक्स में से लेस नहीं होता। तो सर ये सारी बातें डिविडेंड इनकम पे अप्लाई होती हैं। सर ये इतना कुछ आपने बताया है, तो अब अगली बात ये सवाल ये पैदा होता है, मैंने आपको वो जो एक स्लाइड शेयर की है ना, उसमें हर तरह की डिविडेंड इनकम भी शामिल है, आपने नोट किया होगा। डिविडेंड इनकम 6 है, ये बात बाद में करनी थी जी सर। डिविडेंड इनकम में क्या क्या आता है, तो सॉरी मैं डिविडेंड क्यों कह रहा हूं, एफटीआर इनकम में क्या क्या आता है। एफटीआर इनकम में क्या क्या आता है, सेपरेट ब्लॉक आइटम में क्या क्या आता है। यार एफटीआर में टोटल 6 चीजें हैं। कमीशन है, ब्रोकरेज है, डिविडेंड है, गेन सॉरी रॉयल्टी है, नॉन रेजिडेंट ने जो रॉयल्टी ली, फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो नॉन रेजिडेंट ने ली, एक्सपोर्ट है, प्राइज एंड विनिंग है। सिर्फ 6 चीजें एफटीआर में है जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है। और अब आ जाएं, अगर एफटीआर वाली बात आपको समझ आ गई तो अब आ जाएं एनटीआर की तरफ। यार ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कि खुदा का वास्ता मोबाइल छोड़ दें। इसके पास जाके बता दें मैं क्या कह रहा हूं। सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम, सेपरेट ब्लॉक आइटम, इसमें कुछ खासियतें एनटीआर वाली हैं और कुछ खासियतें।
सर एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है। हेड ऑफ इनकम में शामिल होगा, टोटल इनकम में शामिल होगा, उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम नहीं लेस होगा, टैक्स लायबिलिटी सेपरेट रेट। सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम पे रेट सेपरेट लगेगा, टैक्स क्रेडिट लेस सेपरेट ब्लॉक आइटम में ये चीज। सेपरेट ब्लॉक आइटम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, सेपरेट ब्लॉक आइटम में 6 चीजें हैं, टर्मिनेशन बेनिफिट, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, डीम्ड इनकम। सर जी ये 6 चीजें। तो भाई मैंने आपको आज इनकम का ओवरऑल खाका क्लियर कर देना है सर। कल से मैंने हेड्स ऑफ इनकम की बात करनी है, तो हमने ये वाली बातें दोबारा नहीं करनी। सर जी चलो आओ यार, 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी था ना, वो वाली बातें मैं काफ़ी देर तक आपके साथ करता रहा। चलो कल से कोशिश करेंगे टाइम पे ही ख़त्म हो जाए। लें सर, FTR की बात अगर आप कर चुके हैं तो अब आगे चलता हूँ। भाई मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं हूं ना? जज़ाकल्लाह। डिविडेंड, प्रॉफिट का, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। सर जी अब जो आगे बातें आने लगी हैं, 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहले इन तीनों को कवर करते हैं। डिविडेंड, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, और इस पे टैक्सेबिलिटी। इसमें से कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई एडजस्टमेंट पेपर में आती होती है। अब जब मैं आप देख रहे हो कुछ चीज़ें मैं नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब है जो करवा रहा हूँ वो सुपर इंपॉर्टेंट है, उनको तवज्जो से पढ़ना है, ठीक है। जो हल्की इधर उधर की चीज़ें हैं वो मैं देख रहा हूँ कि यार उसकी मैं आपको पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाऊँ, 10 साल से 20 बार मैंने रिवीजन कराई है, 20 बार पढ़ाई है, वो कभी नहीं आया। मैं कहा चलो इस बार नहीं पढ़ा के देख लेते। आगे आने को तो सर पूरी किताब में से कुछ भी आ सकता है, बट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको ओवर द पीरियड कि यार कौन सी चीज़ें ज़्यादा एग्जामिनेबल है। मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जामिनेबल चीजें हैं वो मैं बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जिस पे जो शेयर होल्डर को तकसीम किया जाता है। ये क्या क्या है सर? कंपनी एसेट तकसीम करे तो वो भी डिविडेंड है, कंपनी डिवेंचर तकसीम करे तो वो भी डिविडेंड है, कंपनी लिक्विडेशन के मौके पे तकसीम करे तो वो भी डिविडेंड है, कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर तकसीम करे तो वो भी डिविडेंड है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो वो भी डिविडेंड है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर के ब्याह पर खर्च करे तो वो भी डिविडेंड है, फॉरेन कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ये भी डिविडेंड है। सर जी डार फॉल के नाम से एक निमोनिक बनाया है जिससे आप ये सारी चीजें, डी फॉर डिवेंचर, ए फॉर एसेट, R for reduction, F for foreign company, A for amount expended for on behalf of the shareholder. 2 L है, first L is for loan or advance given by a private company, second L is liquidation of। सर जी ये 6 चीजें डिविडेंड समझी जाएंगी। मैं अगर SBI एक कंपनी है और मैं उसका शेयर होल्डर हूं और SBI एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उससे 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो SBI वाले मुझे 1 लाख नहीं देंगे, 15% टैक्स काटने के बाद 85,000 देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस लोन को डिविडेंड ट्रीट करेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई लोन और एडवांस अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे तो उसे डिविडेंड समझा जाएगा। मुझे 85,000 आएगा, 15,000 रुपए SBI वाले FBR को जमा करवा देंगे। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? सर जी ये डिविडेंड है, और सॉरी ये डिविडेंड है, और डिविडेंड में प्राइवेट कंपनी वाली बात बताई ये भी। अब देखो जरा अगली बात,
डिविडेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग में से दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक कंपनी का शेयर कैपिटल था 150 और एक कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग थी 100, अगर उसने डिविडेंड 110 दे दिया तो 110 को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। मैक्सिमम डिविडेंड कितना होगा? रिटेन्ड अर्निंग से ज्यादा अमाउंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। ये नीचे लाइन आ गई है, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी मेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हद तक की जाए तो उसे डिविडेंड समझा जाएगा, वरना उससे ज्यादा के अमाउंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर अब आगे चलते हैं। पहले बताया डिविडेंड क्या है, अब बता रहा हूं उसकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। अगर अच्छा, फॉरेन कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिविडेंड समझते हैं, यस और नो? पढ़ाया ना। लेकिन अगर यही फॉरेन कंपनी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की हो तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। दूसरी बात, अगर मैंने एसबीआई से लोन लिया था, मैं जो कि शेयर होल्डर था और एसबीआई जो कि प्राइवेट कंपनी थी, मैंने एसबीआई से लोन लिया था तो उसे डिविडेंड समझा जाएगा। पढ़ाया ना सर? अगर मैंने एसबीआई से लोन लिया उसे डिविडेंड समझा जाएगा। बाद में एसबीआई ने सचमुच का डिविडेंड दे दिया तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। बाद में एसबीआई ने सचमुच का डिविडेंड दे दिया तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। बात सुनना, मैंने एसबीआई से लोन लिया 1 लाख, क्या समझा? डिविडेंड ट्रीट किया। बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया 50,000, उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया 1 लाख, उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया 1.5 लाख, तो लोन तक की अमाउंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा, उससे ऊपर वाली इजाफी अमाउंट को तो डिविडेंड समझा जाएगा। सर जी, जिसको डिविडेंड समझा जाएगा उसका मतलब है टैक्स काट के पेमेंट करेंगे। समझ गए? ये सब्सिक्वेंट डिविडेंड की बात थी जो एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन नंबर, ये हो गई एक्सेप्शन नंबर 3। हाँ, अगर एक कंपनी काम ही लोन देने का करती है, मैं एक बैंक का शेयर होल्डर हूं और बैंक लोन ही देता है सबको, उसने मुझे दिया तो क्या गुनाह किया? और सर समझ आ रही है? बैंक ने अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, उसका काम ही लोगों को लोन देना है, इस केस में बैंक का लोन देना डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। और अगर ये 3 बातें आपको समझ आ गई तो चौथी बात, सरप्लस एसेट्स। सरप्लस एसेट्स को, सरप्लस एसेट्स क्या होते हैं? जब कंपनी लिक्विडेट होती है उस वक्त जो एसेट बकाया बच जाते हैं, एसेट में से लायबिलिटी लेस करने के बाद जो एसेट बच जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सरप्लस एसेट कहा जाता है। सरप्लस एसेट का हकदार कौन है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर उसका हकदार है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर उसका हकदार। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सरप्लस एसेट का हकदार है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर सरप्लस एसेट का हकदार। अगर ये बात आपने पढ़ ली तो ये जुमला सुनना, अगर कंपनी तकसीम करे किस मौके पर? लिक्विडेशन के मौके पर या रिडेम्पशन के मौके पर। अगर तकसीम करे कंपनी लिक्विडेशन के मौके पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर कंपनी तकसीम करे और पैसे किसको दे? किसी ऐसे बंदे को दे जो सरप्लस एसेट का हकदार नहीं है, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। यानी कंपनी लिक्विडेशन के मौके पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर सरप्लस एसेट्स तकसीम करे, किनको? जो हकदार नहीं है, यानी डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो
पैसे तकसीम किए जाएंगे उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो पैसे तकसीम किए जाएंगे उसे डिविडेंड समझा जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डिविडेंड के बारे में ये सारी बात ही। डिविडेंड पे टैक्सेबिलिटी की बात करें तो भाई वही रूल्स हैं जो एफटीआर वाले, टैक्स कट के मिलेगा, टैक्स जो कट गया वो फाइनल टैक्स होगा, और ये वही वाली बातें हैं जो सारी आपको एफटीआर में पढ़ा दी हैं। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। सर जी रॉयल्टी क्या है और फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या है, इसकी डिस्कशन हो जाती है। सर जी फी फॉर टेक्निकल सर्विस की लंबी चौड़ी मशीन वाली एग्जांपल मैं आपको देता होता था कि एम्ब्रॉयडरी की मशीन और वो सारी बातें वो अपने दिमाग में रखिएगा। अहम बात यह है कोई भी टेक्निकल मैनेजरियल या कंसल्टेंसी सर्विस के बदले में जो पैसे लिए जाते हैं उसे फी फॉर टेक्निकल सर्विस कहते हैं। बस शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आप नौकरी ना कर रहे हो, और दूसरी शर्त क्या है? आप नौकरी ना कर रहे हो, और दूसरी शर्त यह है कि आप कंस्ट्रक्शन असेंबली का काम ना कर रहे हो। तो फिर जो पैसे आप लेंगे वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस होगी। रॉयल्टी सर कोई भी पेटेंट या आपके पास डिजाइन है, आपका मॉडल है, आपके पास रेसिपी है, आपके पास फॉर्मूला है, और वो आप किसी को देते हैं और उसके बदले कोई चीज पैसे लेते हैं, उसे रॉयल्टी कहते हैं। मेरी किताब है, मैंने पब्लिशर को दिया और उसके बदले में मुझे पर बुक पैसे देता है, ये रॉयल्टी है। मेरे पास रेसिपी है, वो मैंने केएफसी को दिया और उसके बदले में जो पैसे मुझे मिलते हैं वो रॉयल्टी है। एक बंदे ने गाना गाया वह, वो ड्रामे ने वो गाना ले लिया, उससे खरीद लिया और उसको जो पैसे दिए वो रॉयल्टी है। रॉयल्टी ये होती है। अच्छा, अब रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि इस पे टैक्स कैसे लगता है। तो भाई पहली बात तो ये है, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस में सबसे पहले क्या देखना है? जिस बंदे को पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी मिल रही है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रही है, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। क्योंकि अगर वो रेजिडेंट है तो एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो देखा जाएगा वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या। क्योंकि अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो भी एनटीआर के तौर पे ट्रीट होगा। सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट यहां पर दफ्तर खोल के बैठ गया है और काम कर रहा है तो वो उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहां पर है, उस पर वो भी एनटीआर के तौर पे ट्रीट होगा और स्लैब रेट लगेगा। हाँ, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है और वो रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस ले रहा है तो वो एफटीआर के तौर पे ट्रीट होकर 15% टैक्स लगेगा। सर एफटीआर जिन जिन आइटम पर एफटीआर अप्लाई होता है उसमें बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया। फी फॉर टेक्निकल सर्विस नॉन रेजिडेंट को मिल रही है या रॉयल्टी नॉन रेजिडेंट को मिल रही है, वो एफटीआर होता है। हाँ, अगर उसने अपना दफ्तर ही खोल लिया है तो वो एनटीआर होगा, या अगर वो रेजिडेंट है तो फिर भी वो क्या होगा? एनटीआर होगा। वुमेन एंटरप्राइज हर वो इदारा जिसकी मलकियत औरत के पास है, इंडिविजुअली या एओपी में सारी पार्टनर खवातीन हो, या कंपनी के इसमें 100% शेयर होल्डिंग खवातीन के पास हो, तो वो क्या है? वो वुमेन एंटरप्राइज है। और रियायत मिलेगी 25% टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट करेंगे उसका 25% माफ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा फनकारी करेगा, फनकारी क्या हो सकती है भाईजान? 2021 से पुरानी कंपनी के लिए ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं। और अगर कोई बंदा पुरानी कंपनी से नई कंपनी शेयर ट्रांसफर कर देता है, शेयर को ट्रांसफर कर देता है, एक कंपनी को 2 कंपनियां बना के तोड़ देता है और एक कंपनी वुमेन एंटरप्राइज बन जाती, उस पर ये वाली सहूलत और ये वाली कंसेशन नहीं मिलेगी। सर अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट किसको कहते हैं? तकसीम करने को। अपॉर्शनमेंट किसको कहते हैं? तकसीम। कब किया जाता है तकसीम? ये तकसीम सिर्फ तब किया जाता है जब मुश्तरका खर्चा होता है, जब कॉमन एक्सपेंस होता है तो तकसीम किया जाता है।
याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है एलोकेशन और एक कॉन्सेप्ट है अपोर्शनमेंट। अगर तो आपको एग्जैक्टली पता है कि किस पर कितना, किसने कितना खर्चा किया, यानी एक अकाउंटेंट है आपने रखा हुआ कंपनी में, कंपनी जो है फॉर एग्जांपल बिजनेस भी कर रही है और अदर सोर्स से भी पैसे कमा रही है। आपको पता है 70% काम बिजनेस का है और 30% काम अदर सोर्स का है, या 70% टाइम बिजनेस में लगता है और 30% टाइम अदर सोर्स पे लगता है, तो उसकी सैलरी का 70% बिजनेस में से माइनस होगा और 30% अदर सोर्स से। वो इसको कहते हैं एलोकेशन। अपोर्शनमेंट तो ये है कि आपको पता ही नहीं है, उसके बाद जो काम आता है अदर सोर्स वाले बिजनेस, अदर सोर्स का काम आता है वो भी कर लेते हैं, बिजनेस का काम आता है वो भी कर लेते हैं। अब आप साल बाद सोची पड़े हुए हैं कि अब इसका क्या करें, तो रेवेन्यू की बेस पर तकसीम करेंगे। भाई अगर आपके पास कोई बेहतर बेस है जिस पर आप खर्चा तकसीम कर सकते हैं तो वो कीजिए, उसे एलोकेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप एलोकेट भी नहीं कर सकते, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, अगर आप एलोकेट भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। सर ये कब होती है अपोर्शनमेंट, जब खर्चा मुश्तरका होता है और हेड एक से ज्यादा होता है, या कुछ इनकम एनटीआर कुछ एफटीआर होती है, या इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है लेकिन अलग-अलग कारोबार है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये कुछ स्पेकुलेशन है, नॉन पड़ा हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये कुछ स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन है, वहां पर अपोर्शनमेंट होती है। पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम है, मुश्तरका खर्चा अपोर्शनमेंट होती है। सेल्स टैक्स में अपोर्शनमेंट यार पड़ा हुआ है ना सर, एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम, वो कुछ एनटीआर कुछ एफटीआर, और तीसरा क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। हेड तो बिजनेस ही है लेकिन एक से कुछ स्पेकुलेशन है और कुछ नॉन स्पेकुलेशन है। ये खर्चा तकसीम किया जाएगा, मुश्तरका खर्चा तकसीम किया जाएगा, जिस हेड पर जितना खर्चा हुआ है उतना तकसीम किया जाएगा। अगर एक बंदा उसके साथ कैपिटल गेन भी कमा रहा है लेकिन कैपिटल गेन कमाने में अकाउंटेंट कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, तो अकाउंटेंट की सैलरी कैपिटल गेन पर तकसीम नहीं होगी। तकसीम कैसे करते हैं, रेवेन्यू की बेस पर तकसीम किया जाता है। मुश्तरका खर्चा सीए या सीएमए से सर्टिफाई करवा लिया जाता है और बाद में कमिश्नर देखता है, और कमिश्नर देख के और डिफरेंस 10% से ज्यादा का है तो वो सीएमए की सर्टिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है और दोबारा से वर्किंग करता है। सर ये अगली बात आ गई फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जिस पर मार्केट में चीज बिकती है। हाँ, टैक्स में खास बात क्या है, टैक्स में खास बात यह है कि फेयर मार्केट वैल्यू लेते वक्त अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है और अगर नॉट कन्वर्टेबल टू कैश है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फेयर मार्केट वैल्यू में जो तब्दीली आती है टैक्स में वो कंसिडर नहीं होता। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, नॉट कन्वर्टेबल टू कैश है, अगर ये दो चीजें हैं और इसकी वजह से फेयर मार्केट वैल्यू में कोई तब्दीली आती है तो टैक्स वाले उसको कंसिडर नहीं करते। फेयर मार्केट वैल्यू अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं बता रहे तो कौन बताएगा, बोर्ड बताएगा, और अगर बोर्ड भी नहीं बता पा रहा तो कौन बताएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बताएगा, जो स्टाम्प पेपर पे उसने वैल्यू लिखी होती है वो वाली वैल्यू ली जाएगी। सर फेयर मार्केट वैल्यू में ये वाली बात कब समझा जाएगा, पैसे वसूल करनी है, कब समझा जाएगा अली इमरान ने सैलरी वसूल कर ली है, जब एक्चुअल में अली इमरान अकाउंट्स ऑफिस में जाके चेक वसूल करेगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, जब मैं फोन करके कह दूंगा भाईजान मेरा भाई आ रहा है इसको सैलरी का चेक दे दो, जब वो चेक ले लेगा समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। केस नंबर 3, जब अवेलेबल, जब एसबीआई वाले ने फोन किया अस्सलाम वालेकुम सर आपका सैलरी का चेक आ गया आके ले ले, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल। 3 बातें समझ आ गई। चौथी एक और बात भी है, 90,000 रुपया मुझे मिला है, 10,000 का टैक्स कटा है, बताएं क्या समझा जाएगा मैंने कितने पैसे वसूल किए, 90,000 या 1 लाख। सर यहां पर लिखा हुआ है अप्लाइड ऑन और अंडर एनी लॉ, अगर लॉ के तहत पैसे इस्तेमाल कर लिए गए तो समझा जाएगा वो भी मैंने वसूल किए। तो भाई समझा जाएगा मैंने 1 लाख वसूल किया, चूंकि 10,000 रुपये लॉ के तहत काटा गया।
रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, अगर 2024 में हमने परचेज किया और परचेजेस इनकम में से माइनस हो गई और 2025 में परचेज रिटर्न की, तो 2025 में क्या कर लेंगे, जितनी अमाउंट रिकवर हुई उससे क्या करेंगे, ऐड बैक। आपने उस बंदे को कहा ये माल तुम्हारा खराब है, वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो। पिछले साल आपने जो परचेज की थी इनकम में से माइनस कर दिया था, इस साल आपने उसको माल वापस कर दिया और पैसे रिकवर कर लिए, तो क्या होगा सर, जिस साल पैसे रिकवर किए ऐड बैक करेंगे, जिस साल पैसे रिकवर किए ऐड बैक करेंगे। बातों का तो कहता है भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं, आप उसकी मोटरसाइकिल उठा लाएं। आपने पैसे चीज के जरिए रिकवर कर लिए, इसे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। बातों का सवाल में एक दो बार आया हुआ है, पास पेपर में भी, किताब की भी एग्जांपल है, वो आपको कह देता है आपको बैंक ने पैसे माफ कर दिए, ये भी रिकॉर्ड है। अगर वेव कर देना बैंक, तो ये भी क्या होता है, जिस साल माफ किया उस साल आप शुक्र अदा करके इनकम में शामिल कर दें। और सर समझ रहे हैं, ये रिकॉर्ड एक्सपेंस है। करेंसी कन्वर्जन, सर जी पाकिस्तान टैक्सेबल इनकम सिर्फ रुपी में हो सकती है, टैक्स लायबिलिटी सिर्फ रुपी में हो सकती है, डॉलर में, यूरो में, येन में, किसी दूसरी करेंसी को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ कौन सी करेंसी होगी। अब सर अगर आपने मशीन बाहर से इंपोर्ट किया तो उसका क्या होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे किस रेट पर, जिस दिन वो आई है उस दिन के स्टेट बैंक के रेट के मुताबिक। सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम, सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ हेड ऑफ इनकम। मैं ये बात बताता हूँ, स्टोरी ये है कि भाई एक तो किताब में लिखी, वो तो आप पढ़ते रहते हैं। सर जी मैं 2025 में यहाँ पर पढ़ा रहा था, 2026 में मैंने टीचिंग छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर दिया। एसबीआई वालों ने 2026 में मुझे बुलाया और बुलाया करके सर पिछले साल आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, ये 5 लाख रुपए आपका इनाम है। अब मेरा 2026 में हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म हो गया हुआ है यार, मेरा सैलरी का हेड तो सीज हो गया हुआ है ना, मेरा कौन सा हेड है, बिजनेस का। तो ये जो 5 लाख मुझे मिला, क्या ये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। वो कहते हैं आपके हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐसे टैक्स होगा जैसे आपने कभी टीचिंग छोड़ी ही नहीं। किताब में एग्जांपल है शहद वाली, उसने कहा कि दुकान थी, शहद था, शहद को आग लग गई, दुकान खत्म हो गई। अगले साल इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, दुकान खत्म हो गई थी, अगले साल नौकरी शुरू कर दी, इंश्योरेंस क्लेम मिला, क्या उस पर टैक्स लगेगा, ऐसे टैक्स लगेगा जैसे कभी बिजनेस खत्म किया ही नहीं था। सर ये सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है, अगर आप रिसीवेबल बेस पर इनकम बुक कर रहे हैं तो रिसीट बेस पर दोबारा इनकम नहीं बुक करेंगे, यानी ऐसा ना हो कि 2 बार टैक्स लग जाए। अगर आपने डेबिट डेटर क्रेडिट सेल करके इनकम बुक कर ली है, तो जब आपने कैश वसूल किया है उस वक्त दोबारा इनकम को बुक नहीं करना। इसी तरह ही अगर आप पेबल बेस पर एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं, अगर आप पेबल बेस पर एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं तो दोबारा जब एक्चुअल में पे होगा उस वक्त एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर जी जितनी मैक्सिमम चीज़ें थी इस चैप्टर में एग्जामिनेबल, मैंने फोकस करके वो अलहदा की, वो सारी आपको पढ़ा दी। कम से कम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करें। बाकी जो नहीं मैंने वो की, वो 3-4% है, इससे ज़्यादा नहीं है, उसको क्या करें, रीड कर लें, लेकिन इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। मैंने 32 बातें आपको चैप्टर नंबर 4 की पढ़ाई हैं, नोट की हुई थी मैंने, 32 बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 की पढ़ाई, 18 बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाई। ये बातें आप लोग याद करें। इस तरह ही तकरीबन पूरे आपके टैक्स में 350 तकरीबन बातें हैं। वो आपने वो वाले कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिए, गेम ओवर है सर, डन है सर जी, थैंक यू जी।